हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। सबसे पहले तो आशा करते हैं कि आप सभी का जो हेल्थ है वो अच्छा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी सही चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वे का जो सेकंड पार्ट है कि सब्जेक्ट को कैसे हम डील कर सकते हैं सीजी व्यापम को लेकर स्पेशली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियोस में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए, उसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये वाली भी जो वीडियो होगी आपके लिए उतनी ही मददगार होगी। पिछले वीडियो में हमने थियोडोलाइट तक का टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसका सर्वे का जो थर्ड और लास्ट पार्ट है उसमें पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है। इसमें आपका मेजरमेंट और प्लॉटिंग जो है एक साथ हो रहा है। इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैरेललिज्म पे वर्क करता है। पैरेललिज्म मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो आप फील्ड में देख रहे हैं उसी को आप अपने शीट में उतार रहे हैं। यही है सिंपल शब्दों में आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल में आपको और क्या जानना है कि प्लेन टेबल के क्या क्या टाइप्स हैं। सिंपल प्लेन टेबल होता है, जॉनसन्स प्लेन टेबल होता है, कोस्ट प्लेन टेबल होता है। हल्के फुल्के क्या डिफरेंस है बस जान लीजिए। इंपॉर्टेंट प्लेन टेबल में हो जाता है इसके पार्ट्स, जैसे एलिडेट। एलिडेट क्या है? एक साइटिंग डिवाइस है। एक स्ट्रेट एज रूलर में जब साइटिंग डिवाइस को अटैच कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका एलिडेट। इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? आपका प्लेन एलिडेट है और टेलीस्कोपिक एलिडेट है। दोनों के बीच में हल्का फुल्का जो डिफरेंस है उसको आपको जानना पड़ेगा। कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा कम है, या जो ज्यादा प्रिसाइज है वो क्यों है, ऐसा क्या चीज है उसमें। प्लम्बिंग फोर्क क्या होता है? प्लम्बिंग फोर्क क्यों यूज किया जाता है? प्लम्बिंग फोर्क का शेप क्या है? वो एक यू शेप्ड मेटल पीस होता है, ठीक है, प्लम्ब बॉब के ही समान होता है, सेंटरिंग के काम आता है आपका प्लम्बिंग फोर्क। उसके बाद लेवल ट्यूब क्या होता है? ट्रफ कंपास क्या होता है? ट्रफ कंपास क्या होता है? जब आपको प्लेन टेबल को ओरिएंट करना हो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो उसके अलोंग अगर आपको अपने प्लेन टेबल को ओरिएंट करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ट्रफ कंपास यूज करेंगे। इसके अलावा ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजीज, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। मैंने बताया था कि सेटिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन और लेवलिंग कब कब किया जाता है, इसका सीक्वेंस क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लेन टेबल के लिए अलग हो जाता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग हो जाता है। तो अच्छे से कहीं पे नोट करके इस चीज को लिख लीजिएगा कि सेंटरिंग पहले है, लेवलिंग पहले है कि ओरिएंटेशन पहले है, इसका सीक्वेंस। इसके बाद इसमें 3 डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रेडिएशन, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन। तीनों का जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ लीजिएगा। इसी में घुमा सकता है आपको लैंग्वेज को लेकर। रेडिएशन क्या होता है? जब आप पॉइंट को लोकेट करते हैं सिंपल शब्दों में। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसमें भी पॉइंट को ही लोकेट कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरसेक्शन करते हैं 2 डिफरेंट स्टेशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए तो वो हो जाता है आपका इंटरसेक्शन। और रिसेक्शन क्या होता है? जब आपका स्टेशन को ही आपको लोकेट करना हो, पॉइंट नहीं, अपने ही स्टेशन को जब लोकेट करना हो तब हम रिसेक्शन को यूज करते हैं। प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग क्या होता है? एक तरह का ट्रावर्स है जिसमें आप प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं। रेडिएशन इंटरसेक्शन को अच्छे से उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उसका डायग्राम के साथ पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आपका मेथड्स ऑफ रिसेक्शन क्या होते हैं? कंपास मेथड है, बैक रे मेथड है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम का जो सिंपल डेफिनेशन है उसको जान लीजिएगा। 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम कब कहा जाता है और उसे कैसे किया जाता है, डिटेल में मत जाइएगा, क्या हो रहा है बस ये जानना है। उसके बाद आपको प्लेन टेबल में जानना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सिंपल सा एडवांटेज क्या हो सकता है कि प्लेन टेबल में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ले सकता है या लोकल अट्रैक्शन क्या इसको इफेक्ट करेगा। मैग्नेटिकली अफेक्टेड एरिया में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज तो मुझे यही लगती है। उसके अलावा क्या है कि आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स उसी वक्त कर सकते हैं, चेक उसी वक्त कर सकते हैं। आपके आंखों के सामने है ऑब्जेक्ट्स, आप देखिए और अपना चेक कर लीजिए। डिसएडवांटेज क्या होगा? एक तो क्लमजी है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यहां वहां लेके चलना आसान नहीं होता है। और दूसरा, अगर वेदर परमिट नहीं करेगा तब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो गया। छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो अच्छे से कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बता दी है इस टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस इन एलिवेशन या फिर लेवल अगर आपको निकालना हो तो वो आपका लेवलिंग हो गया। इसमें एलिवेशन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, तीनों अलग अलग चीजें आपको पता होना चाहिए। मीन सी लेवल क्या होता है ये पता होना चाहिए। लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, मैंने 5 चीजें बताई। लेवल सरफेस,
लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका डेफिनेशंस क्या है और क्या सिंबलाइज कर रहा है। लेवल सरफेस क्या होता है? कर्व सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट जो है अर्थ के सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये होता है आपका लेवल सरफेस। लेवल सरफेस में जो लाइन लाई करेगा वो हो जाएगा लेवल लाइन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा? वो प्लेन जो टेंजेंशियल होता है लेवल सरफेस के, वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई भी लाइन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करता है वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और आपका वर्टिकल लाइन क्या होता है? ये वो लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, और ये लाइन आपको कहां से मिलेगा? प्लम बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट और कुछ जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये सबको अच्छे से क्लैरिटी से आप पढ़ लीजिए कि लाइन ऑफ टेलीस्कोप क्या है, एक्सिस ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है। उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, सिंपल सी चीजें हैं लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। बैक साइड को प्लस साइड, फोर साइड को माइनस साइड, ये सब सिंपल चीजें आपको पता होना चाहिए। चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, जिस पॉइंट में आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं वो पॉइंट पे क्या क्या रीडिंग आएंगी? बैक साइड और फोर साइड दोनों आएगा। और इसके अलावा कौन से बीच में रीडिंग्स आती हैं? वो आती हैं आपके इंटरमीडिएट साइड्स। स्टेशन क्या होता है? बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क कितने टाइप के होते हैं? टेम्पोररी, परमानेंट, आर्बिट्री और ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे या जीटीएस बेंचमार्क जिसे कहते हैं, इसको मीन सी लेवल इसका कहां पे है? बॉम्बे में है। पहले कहां पे हुआ करता था? बेसिक प्रिंसिपल क्या है लेवलिंग का? सिंपल लेवलिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग जब आपको दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना हो और बीच में आप अपना इंस्ट्रूमेंट को प्लेस ना कर पाए, तब आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक साइड से बस लेवलिंग किया तो क्या होगा? आपका एरर क्रीप करेगा। कौन से एरर्स? कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर। तब आप जब दोनों साइड से लेवलिंग करते हैं, दोनों पॉइंट के आजू बाजू में, तो क्या होगा? ये जो एरर है आपका, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जब इंस्ट्रूमेंट को दोनों साइड रखा जाता है तो दो दो रीडिंग मिलते हैं, उनका डिफरेंस निकाल के जब आप एवरेज निकालते हैं तो दोनों पॉइंट का आपको डिफरेंस इन एलिवेशन पता चलता है। इसके बाद कॉलिमेशन एरर निकालने का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये न्यूमेरिकल को भी अच्छे से कीजिएगा। बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को रखें तो इस कदर रखें कि आपका बैक साइड का जो डिस्टेंस हो या फोर साइड का डिस्टेंस हो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। इससे क्या होगा कि आपका वही एरर जो है वो जो होने का है वो बैलेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स होते हैं लेवलिंग के? हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। चेक्स इसके इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये हो गया आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। राइज एंड फॉल में एक एडवांटेज क्या हो जाता है? इंटरमीडिएट साइड्स के भी चेक हो जाते हैं। कैसे चेक हो जाते हैं? क्योंकि इसमें समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल भी आता है, तो इससे आपके इंटरमीडिएट साइड्स भी जो हैं वो भी चेक हो जाते हैं। दोनों मेथड का बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टेबल दिया जा सकता है और बीच बीच में जो वैल्यूज मिसिंग है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छी पकड़ होनी चाहिए लेवलिंग में आपकी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, सीलिंग का आरएल पूछ रहा है या हाइट ऑफ द रूम पूछ रहा होगा। उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड स्टाफ एक जगह लगा रहता है सीलिंग से और नॉर्मल स्टाफ लगा रहता है ग्राउंड पे। दोनों को जब आप ऐड करते हैं हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ तो आपको ऊपर का आरएल मिल जाएगा या फिर हाइट ऑफ द आपको रूम मिल जाएगा या आपका फ्लोर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है, गलती नहीं करना है। हाँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग में जो मैंने न्यूमेरिकल बताया ना, एक आध जगह ऐसा भी न्यूमेरिकल देखा गया है जिसमें जो आपका पॉइंट ए है वो कभी बड़ा है जब आप इस इंस्ट्रूमेंट के मतलब एक छोर से देख रहे हैं, और वही पॉइंट जो है वो नीचे हो जाएगा जब आप इस छोर से देख रहे हैं। तो अच्छे से उसे देख लीजिएगा कि कौन सा पॉइंट ऊपर है और किससे माइनस करना है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन होता है जनरली, उसको पॉइंट आउट करके रेक्टिफाई कीजिएगा। एक आध बार न्यूमेरिकल अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद है आपका कंटूर। कंटूर होता क्या है? पॉइंट जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ये आपका कंटूर है। कंटूर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? अगर कंटूर पास पास है तो क्या हुआ, स्टीप कब हुआ, माइल्ड कब हुआ, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है। उसके बाद अगर क्लोज्ड कंटूर्स हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हुए वैल्यूज हैं तो उसे हिल कहते हैं कि वैली कहते हैं। वैली कब होता है, हिल कब होता है। उसके बाद दो कंटूर लाइन कब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दो कंटूर लाइन कब अपने क्रॉस कर सकते हैं। जनरली कंटूर लाइन क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट में दो दो एलिवेशन है,
जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्रॉस कब करते हैं? आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ या फिर केव में। मर्ज कब करते हैं? वर्टिकल क्लिफ में। सिंपल चीजें हैं, याद रखना है। रिज लाइन और वैली लाइन को कैसे क्रॉस करते हैं? राइट एंगल्स में क्रॉस करते हैं। उसके बाद आपका कंटूर को मेथड मतलब मेजर करने के या कंटूर बनाने के कौन कौन से मेथड हैं? हल्का फुल्का नॉलेज, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ग्रिड मेथड क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मेथड क्या होता है, कंटूर मैप्स के यूजेस क्या हैं, है ना। अभी हमने चर्चा किया कर्वेचर करेक्शन और रिफ्लेक्शन करेक्शन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या हैं। रिफ्लेक्शन करेक्शन कब होगा? क्योंकि जो आपका एयर है, एयर की डेंसिटी को लेकर जो एरर आता है उसको हम रिफ्लेक्शन करेक्शन कहते हैं। और कर्वेचर करेक्शन क्या होता है? हमारा अर्थ तो फ्लैट है नहीं, कर्व है, लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं इसे जब आप रीडिंग्स लेते हैं, हम तो फ्लैट ही एज्यूम कर रहे हैं। तो जो कर्वेचर के कारण जो एरर आ रहा है वो हो गया आपका कर्वेचर करेक्शन। आपको इसके वैल्यूज पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि -0.0785 डी स्क्वायर जो है वो कर्वेचर करेक्शन है। आपको डी स्क्वायर अपॉन 2r भी होता है पता होना चाहिए, और माइनस होता है कर्वेचर हमेशा, ये भी पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और वो 1/7 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्वेचर करेक्शन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी जो वैल्यू है +0.0112 डी स्क्वायर जो है वो भी पता होना चाहिए। कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव होता है और कितना होता है ये पता होना चाहिए। इसके जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे से बनाइएगा। इसमें जो डी है वो किलोमीटर में होता है, सामने जो एच आता है वो मीटर में डलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें गलत नहीं करना है, कहाँ पे मीटर लग रहा है, कहाँ पे किलोमीटर लग रहा है। यूनिट में गलती होगी, यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं और यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो गलती नहीं बरतनी है। आपको अपने गलतियों को सुधारने का, मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कैसे सुधारें, तो बहुत अच्छा माध्यम है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए, ठीक है। अपनी गलतियां वहां पे पता चलती हैं हमको, उसे नोट डाउन कीजिए, उसे रेक्टिफाई कीजिए, यहीं से आपका जो सिलेक्शन है तय होता जाएगा, या फिर आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, है ना। और अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस रनिंग है। उसके बाद लेवलिंग का बात हो गया और कंटूर का बात हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे पढ़ना है और क्या है। बेसिक्स अपना आप क्लियर रखेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते चलेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बन रहा है तो बनाइए और नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। आप हमेशा एग्जाम के बाद आके सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो इजी था, मेरे से बन सकता था, मैं तो बना के गया था। कभी भी आपको उस क्वेश्चन के लिए अफसोस नहीं होगा जो नया क्वेश्चन दिख गया, क्योंकि आपको पता है कि वो नया क्वेश्चन था, तो बहुत ही रेयर है कि कोई बनाया होगा। लेकिन सिलेक्शन कौन लेता है? जो क्वेश्चंस जो इजी होते हैं या मीडियम होते हैं उनको बना लेता है। और किनका सिलेक्शन नहीं होता है? जो वही क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं और बाद में हमको वो गलती का एहसास होता है और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो सिलेक्टेड है और जो नहीं सिलेक्टेड है, आसपास ही दोनों का जो नॉलेज है वो लाई करता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ के आसपास या बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन किसी कारणवश अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को सुधार के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बार बार गलतियों को ना दोहराइए, एक बार रेक्टिफाई कीजिए, सामने वाला एग्जाम को क्लियर कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बार बार एग्जाम देने का फायदा क्या है? एक ही बार एग्जाम दीजिए, टारगेट बना लीजिए, एग्जाम मुझे निकालना है, मतलब निकालना है, और उसके लिए मेरे को जो करना पड़े मैं करूंगा। हमारा भी आपको जो इतने मोटिवेट करने का कारण यही है। नेक्स्ट, ट्रावर्स एडजस्टमेंट। क्लोज ट्रावर्स क्या होता है? जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो मिल जाए या फिर उसमें डिफरेंस ना रहे, और अगर आपका एरर क्रीप इन कर रहा है मतलब वहां पे एरर है, कैसे निकलेगा? रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं? आर्बिट्री मेथड, बाउटिक मेथड, ट्रांजिट मेथड और एक्सिस मेथड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बाउटिक मेथड और ट्रांजिट मेथड। जो आपका ये दो मेथड्स हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मेजरमेंट्स और लीनियर मेजरमेंट्स किसमें ज्यादा प्रिसाइज हैं, किसमें इक्वल प्रिसाइज हैं। जो एरर है वो प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एल है या एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। टोटल एरर कैसे निकाल रहे हैं, या आपका जो एरर है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेंथ और पेरीमीटर के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कौन सा मेथड है, कौन सा रूल है। ट्रांजिट मेथड में क्या होता है? आप लैटिट्यूड और डिपार्चर के वैल्यू के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एरर को।
और बाउडिच मेथड में क्या होता है, आप लेंथ ऑफ द ट्रावर्स लाइन और पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स के हिसाब से करते हैं। एक्सिस मेथड और आर्बिट्री मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दो मेथड है इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बियरिंग निकालने को आ सकता है, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेशन ऑफ लैटिट्यूड से आपको tan मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, मतलब एंगल मिल जाएगा। एंगल को भी आपको याद रखना है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कहां पे वो लाई करेगा, ठीक है। लैटिट्यूड और डिपार्चर का डायरेक्शन मान के चलिए आप एक्स और वाई ले लिए, और कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, उससे आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है और कौन सा एंगल होगा। अगर मैं होल सर्कल बियरिंग की बात करूं, आसान है। डिपार्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। डिपार्चर पॉजिटिव लैटिट्यूड नेगेटिव तो कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेंट, या उसका एंगल कितना हो जाएगा 90 से 180। अगर दोनों नेगेटिव तो 180 से 270 आएगा, और अगर आपका डिपार्चर नेगेटिव और लैटिट्यूड पॉजिटिव आ गया तो आपका 270 से 360 आएगा। तो एंगल निकालते वक्त ये कॉमन सेंस से भी निकल सकता है। कहते हैं स्टूडेंट्स की कैलकुलेटर के बिना कैसे सॉल्व होगा। मेरा मानना है कि कैलकुलेटर के बिना बहुत चीजें सॉल्व हो सकती हैं। पूछते हैं कि tan 54 कैसे सॉल्व होगा। tan 54 क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाके क्यों आंसर नहीं निकाला जा सकता। जब आपको tan 45 पता है, tan 60 पता है, तो दोनों के वैल्यू के बीच में लाई करेगा ना। और ऑप्शन में देखिएगा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका होगा, हम वहीं पर रुक जाते हैं। 54 डिग्री तो होगा नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। यहीं पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है काम आता है, और जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में होगा आप एग्जाम क्लियर करने के उतने पास होंगे। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया और वॉल्यूम, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जो फॉर्मूलेज हैं इसको आपको याद करना है। सिंपल से आपको ऑफसेट्स और ऑफसेट के बीच में डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा कि मिड ऑर्डिनेट रूल या एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, या आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल के हिसाब से सॉल्व कीजिए। आ सकता है, टाइम खाने के लिए कर ही सकता है, सिंपल वैल्यूज दे देगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या फॉर्मूला है, d/3 आता है, 1/3 इसलिए कहते हैं उसे। और जो फॉर्मूला है 4 टाइम्स किस में आ रहा है, 2 टाइम्स किस में आ रहा है। ट्रेपेजॉइडल रूल में 2 टाइम्स कब आ रहा है, d/2 होता है, ये सब याद रखना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में एक और इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि जो ऑफसेट्स हैं उनका नंबर ऑड होना चाहिए, ठीक है। मतलब nth टर्म जो है ऑफसेट का वो ऑड होना चाहिए। या फिर अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि कितने सेक्शंस में डिवाइड होने चाहिए, इवन सेक्शंस में डिवाइड होने चाहिए और ऑफसेट्स ऑड होने चाहिए। अगर आपको यूज करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल, पूछ सकता है। उसके बाद प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं सिम्पसन्स रूल को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। हाँ, अगर आपको वॉल्यूम निकालने बोले और ऑफसेट के रूप में आपको एरिया दिया है तो भी सेम है। इस बार ऑफसेट का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में होगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑफसेट डिस्टेंस को तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर ऑफसेट लेंथ के यूनिट में है और आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया निकल जाएगा, सिमिलर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर कर्व्स। सर्कुलर कर्व्स में आपको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आएंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, कंबाइंड कर्व और ब्रोकन बैक कर्व। वर्टिकल कर्व में क्या क्या आएगा, समिट कर्व और सैग कर्व। तो आपका ये सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व, दोनों 2 कर्व्स हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके जो सेंटर है। कंपाउंड कर्व क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है लेकिन दोनों का रेडियस अलग है। सिंपल क्या होगा, दोनों साइड के रेडियस सिमिलर है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, कंबाइंड कर्व क्या होता है, हल्का फुल्का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर वर्टिकल कर्व्स की अगर बात करें तो सबमिट कर्व्स और आपका सैग कर्व्स क्या होते हैं। सबमिट कर्व कैसे कैसे बनते हैं, अगर आपका अप ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय डाउन ग्रेडियंट तब आपका सबमिट कर्व बन सकता है। अगर अप ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय ए लेवल सरफेस तब भी आपका बन सकता है। अगर आपका स्टीपर अप ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय ए माइल्डर अप ग्रेडियंट तब भी बन सकता है। या फिर अ माइल्डर डाउन ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अ स्टीपर डाउन ग्रेडियंट तब भी बन सकता है। सिमिलर केसेस आपके सैग कर्व में भी आएंगे, है ना। तो आपको पता चलना चाहिए कि, और चेंज इन अगर आपको ग्रेडियंट पूछ लिया तो दोनों को आप माइनस करेंगे। सेकंड वाला अगर डाउन ग्रेडियंट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। डिग्री ऑफ द कर्व क्या होता है, 30 मीटर कर्व के लिए कितना होता है, 20 मीटर कर्व के लिए कितना होता है। डेरिवेशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 1720/r डिग्री ऑफ द कर्व फॉर ए 30 मीटर कर्व, है ना। और अगर 20 मीटर कर्व है तो 1150/r या 1146/r, 1720/r या फिर 1719/r। इसके बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं आपके सिंपल सर्कुलर कर्व के, जैसे टेंजेंट लेंथ क्या होता है, r tan del/2 हो गया।
लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, 2r sin del by 2 हो गया। आपका एपेक्स डिस्टेंस क्या हो गया, r sec del by 2 - 1 हो गया। या मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, r × 1 - sec del by 2 हो गया। टेंजेंट लेंथ हो गया आपका, और लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया, r × डेल्टा हो गया रेडियंस में अगर है, और अगर डिग्री में निकालना है तो π/180 मल्टीप्लाई कर दिए। छोटी छोटी चीज़ें एंगल के साथ, ये फॉर्मूला आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इसका क्वेश्चन भी दे सकता है। अगर आपको डिफ्लेक्शन एंगल दे दिया और रेडियस दे दिया तो निकल जाएगा, या फिर अगर डिग्री ऑफ द कर्व दे दिया और 30 मीटर कर्व मेंशन्ड है तो रेडियस आप निकालेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे जो एक्सप्रेशन है। कंपाउंड का रिवर्स करके थोड़े बहुत आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अप ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय डाउन ग्रेडियंट, दोनों का परसेंटेज दे दिया और ये बोलेगा कि 1% में इतना लेंथ का चेंज जो है वो वेरी कर रहा है, तो टोटल कितना है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व कितना है। तो आप चेंज इन ग्रेडियंट निकाल लिए और 1% ग्रेडियंट पे जितना लेंथ है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा। वो एक कॉमन क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले पे ही बेस्ड है कि टेंजेंट लेंथ डिवाइडेड बाय लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, है ना, या फिर लॉन्ग कॉर्ड डिवाइडेड बाय मिड ऑर्डिनेट क्या होगा। आर तो कट जाएगा, वो साइन और टेन के हिसाब से जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रांजिशन कर्व है उसको हम डिस्कस कर लेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे इंजीनियरिंग में, और जो बाकी के टॉपिक्स है सर्वेइंग का उसे हम अगले वीडियो में डील करेंगे। इतना जो टॉपिक्स हैं हम डिस्कस करते हैं एक वीडियो में, ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए है। इन सारे टॉपिक्स को कोई 22 मिनट 23 मिनट में बता नहीं सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हम गलती करते हैं और जिन्हें हमें सुधारना है, या फिर वो क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं। यही इन वीडियोस का मकसद है कि आप अपने गलतियों को पहचानें और हमारा जितना हो सकता है, क्योंकि हमने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है CGPSC SCS 2020, तो उससे आपको हेल्प हम कर सकें। और भी किसी तरीके अगर आपको दिक्कतें हो क्वेश्चन बनाने को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, क्लासेस को लेकर, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक्स अगर दिक्कत हो रही है समझने में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम हमेशा किसी एस्पिरेंट के लिए तत्पर हैं कि कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा उत्सुकता आपको होगी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। मेरा ये एडवाइस है कि नोटिफिकेशन की चिंता को आप छोड़िए, नोटिफिकेशन तो आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अपना प्रिपरेशन को पुख्ता रखिए कि अगर कल भी एग्ज़ाम हो तो कल आप अपना सिलेक्शन ले सकें। कंपटीशन बहुत है, आप मेरा यकीन मानिए कि पहले जैसा कंपटीशन नहीं रहा है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपको भी अपना लेवल जो है ऊपर करना होगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। 2 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, एक अपनी हेल्थ पे और दूसरा अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।